हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप पढ़ाई से अच्छे से कर रहे होगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी का, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले यही कि मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है एग्जैक्टली। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया, इट मीन्स प्रोसेसिंग ऑन रॉ मटेरियल। किसी रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करना, रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट into a वैल्यूएबल प्रोडक्ट। एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे मान लीजिए सॉइल को ही आप ले लो, सॉइल या क्ले कह लो इसे। क्ले को ब्रिक बनाना, एक तरह से वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या फिर वुड से पेपर बनाना, अगेन इट्स अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। या फिर कॉटन से क्लॉथ बनाना, इट्स अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अगर हम लोग इस चीज को कंसीडर करें तो नेचर गिव्स अस दिस, ये देता है, बट नेचर डज नॉट गिव अस दिस। हमें नेचर ये नहीं देता है, इस बात को समझना पड़ेगा। नेचर हमें ये तो देता है लेकिन ये नहीं देता है। दैट इज द रीजन हमें ये बनाना पड़ता है। वी हैव टू क्रिएट दीज थिंग्स। तो कहने का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर क्या रहा है? कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट। इसी को सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा? सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक सीक्वेंस को आप समझो, सिर्फ 2 ही सेक्टर तक डील करेंगे। जैसे प्राइमरी सेक्टर बात करें, जैसे नेचर ने हमें कुछ दिया, नेचर से हमने कुछ लिया, ठीक है। अगर वो हमने कंज्यूम कर लिया, मीन्स या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे और या फिर उसको लेफ्ट कर देंगे, मीन्स या फिर ये रॉ मटेरियल की तरह, रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो हमें नेचर दे रहा है, तो जैसे एग्रीकल्चर से फ्रूट्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से, और या फिर माइनिंग करके हमने कुछ पाया तो हमने उसको आगे बढ़ा दिया। तो माइनिंग के बाद जब इसमें कुछ प्रोडक्ट क्रिएट हुआ यहां पे, तो ठीक है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? प्रोसेस करके तभी तो प्रोडक्ट क्रिएट होगा। और या फिर इसको अगले किसी और एक्टिविटी के लिए रॉ मटेरियल की तरह छोड़ दिया गया। तो आप देख रहे हो, तो ये हमारा पहला सेक्टर जहां पे कंजम्पशन आया, और ये हमारा दूसरा सेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वीट को ले ले, ठीक है। वीट को हमने लिया, वीट से हमने फ्लोर बनाया, है ना। फ्लोर को या तो आप खा लोगे, या फिर अगर आगे आपने छोड़ दिया, या तो आपने फ्लोर को खा लिया या फिर आगे इसको छोड़ दिया, तो ये ब्रेड बन जाएगा।
ब्रेड को अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बर्गर वगैरह बना रहा है तो ऐसे कंटिन्यूअस मूव करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पीपल वर्क करते हैं उनको वर्कर बोला जाता है। मींस पीपल वर्क इन दिस इंडस्ट्री नोन एज वर्कर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करे तो टेक्सटाइल वर्कर, किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे तो उससे रिलेटेड वर्कर्स। अब इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। एक मिनट जरा मैं इसको मिटा दूं। इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है। सो इट्स अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा क्यों, इसको समझो आप। जैसे सबसे पहला चीज, ये मॉडर्नाइज करता है प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेकेंडरी सेक्टर, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस या प्रोवाइड मशीन, टूल्स या कह लो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे प्राइमरी सेक्टर का जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, सो दिस हेल्प to increase overall productivity of primary sector। प्राइमरी सेक्टर का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा सो देयर अर्निंग इन प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए, स्पेशली अगर हम अपने कंट्री में ही देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यानी प्राइमरी सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, आई मीन प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारे आएंगे ना प्राइमरी सेक्टर। तो इनका भी ख्याल रखना है। पहला बात, मॉडर्नाइज करता है। सेकंड, ये न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सी, कहने का मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट, नया जॉब वगैरह क्रिएट करता है। और दूसरी बात, आप ऐसे समझो जैसे कोई, मान लीजिए 10 लोग कोई एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं, 10 पीपल, ठीक है। अब कुछ समय बाद इनका पॉपुलेशन बढ़ के 20 हो गया, बट अभी भी इनके पास लैंड होल्डिंग तो उतना ही है। मींस नंबर ऑफ ह्यूमन इंक्रीज हो गया, इंक्रीज, लेकिन अर्निंग का जो सोर्स है वही है ना। तो ये रिमेनिंग पर्सन के लिए एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी बना। सो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इसका मतलब हो गया पॉवर्टी डिक्रीज। यही होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉवर्टी डिक्रीज हो रहा है ना। तो एक तरह से ये यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स
ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। 2 हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंस, हेल्प टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में उड़ीसा या फिर इधर वाला जो जोन है, यहां पर लेस इंडस्ट्री है लेकिन मोर मिनरल्स। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर मींस इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड या ट्राइबल रीजन, तो जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिस्पैरिटी, मतलब अगर इधर के लोग ज्यादा ग्रो कर रहे हैं तो इस तरीके से इधर के लोग भी उस लेवल में ग्रो कर, तो हेल्प टू बैलेंस डिस्पैरिटीज। किस फॉर्म में? इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। आल्सो एक सेकंड, इसको मिटाता हूं। फोर्थ, एक्सपोर्ट मींस अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं मींस आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन वी कैन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड अर्न फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसी एज ए एसेट माना जाता है जो हमारे कंट्री को काम आता है। कोई अलग प्रोडक्ट जिसमें हम लोग जो हमारे पास लैक है किसी आइटम का तो उसको खरीदने में काम आता है। तो इस तरह से हमें मौका मिलता है फॉरेन करेंसी अर्न करने का। एंड इंपॉर्टेंट लास्ट फिफ्थ, इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन रीजन। किसी भी रीजन में ये प्रॉस्पेरिटी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका सेल्फ डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स देयर डेवलपमेंट हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल या इकोनॉमिक। ठीक है, तो हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों की लाइफ पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से ही घिरे हुआ है। चाहे आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो, उसके बाद घर के अंदर लाइट वाइट जलाना है, बल्ब है, कोई बाइक है, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, समहाउ वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ही है। तो हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्लासीफाई भी कर सकते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड on the source of raw material, कि आपका रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो नंबर 1, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मींस इसका जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो कहां से आएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन,
कॉटन, तो ये किसके लिए सुटेबल है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, कॉटन हो गया। इसके अलावा शुगर, तो शुगर केन, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह बी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल क्या है, एक तरह का मिनरल है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जैसे आयरन ओर आपने लिया और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया, है ना, बॉक्साइट लिया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो हमने पहले रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कुछ इंडस्ट्रीज को हम लोग इस क्राइटेरिया पे कर दिए। सेकेंड बेस्ड ऑन रोल, इसका रोल क्या है, उस इंडस्ट्री का रोल क्या है, या आप कह लो बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री। तो कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जो जिसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आप कह सकते हो नंबर ए इसमें की इंडस्ट्री, या कह लो इसको बेसिक इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन स्टील, ये एक तरह की बेसिक इंडस्ट्री है जिसके बिना आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आप भी कर सकते हो इसमें कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री यानी वो जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई घर में जो है बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब बनाने वाली जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट बल्ब खरीद रहा है, इसका तो मान लीजिए एज ए रॉ मटेरियल यूज करके नए इंडस्ट्री वगैरह में काम किया जा रहा है। या फिर ये कह सकते हो इसके जो आउटपुट है, आउटपुट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, बट इसके जो आउटपुट है डायरेक्टली कंज्यूम बाय पीपल। तो बल्ब हो गया, मान लो फैन हो गया, है ना, बर्गर हो गया, आप खा रहे हो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे। ठीक, थर्ड आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपने कभी ये नाम सुना होगा, हमारे कंट्री में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मींस अगर इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 2.5 करोड़ से कम है, मतलब 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपका हो गया माइक्रो इंडस्ट्री। ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए आपका 25 करोड़ के आसपास है इन्वेस्टमेंट, तो आपका हो गया स्मॉल इंडस्ट्री, या 125 करोड़ तो मीडियम इंडस्ट्री। अच्छा, ये डेटा जो है ये समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री वगैरह रन करते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये डेटा चेंज करते रहते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इट्स 2.5 करोड़ फॉर माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो छोटे इंडस्ट्रीज है, और 25 करोड़ 125 करोड़ स्मॉल। और ये भी पता होना चाहिए स्मॉल, ये एमएसएमई हमारे कंट्री का मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट है फोर्थ, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूं, इसी पे डिस्कस करेंगे। फोर्थ है हमारा बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट इंडस्ट्री। मीन्स वो इंडस्ट्री जो बेस्ड है वेट रॉ मटेरियल चाहे आउटपुट का। तो ये हो सकता है, एक हो सकता है आपका हैवी इंडस्ट्री और एक हो जाएगा आपका लाइट इंडस्ट्री। तो जैसे हैवी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग है ना, बड़े बड़े जहाज आप बना रहे हो है ना। इसके अलावा आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये सारे के सारे जो है क्या होंगे, बड़े हैवी होते हैं। तो इनके अलग अलग मेथड होते हैं कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजें। कुछ लाइट होते हैं, तो लाइट में जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री और ऐसे बहुत सारे, कोई छोटा मोटा मशीन बना रहा है, कोई टूल बना रहा है, स्मॉल टूल्स कोई बना रहा है, कोई फैन बना रहा है। तो ये आप लिख सकते हो, वैसा कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि आप ये अपने मन से नहीं लिख सकते। फिफ्थ, बेस्ड ऑन ओनरशिप। और भी कई सारे बन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट हम लोग उन्हीं सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है। तो ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हो। ये ओन्ड बाई पीपल, किसी के द्वारा जो है, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, मींस ओन्ड बाई इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, ये हो सकता है। दूसरा है पब्लिक सेक्टर, इसको बोल लो आप एंटरप्राइज, थोड़ा सा, क्योंकि आप ये टर्म फ्रीक्वेंटली सुनने को मिल सकता है, एंटरप्राइज या पीएसई बोल लो। ये ओन्ड बाई गवर्नमेंट। तो फिर ये पब्लिक सेक्टर क्यों बोलते हैं? सी, हम लोग पब्लिक सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास, इसे मान लीजिए कंपनी स्टैब्लिश किया तो ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन इनके पास पैसा आ कैसे रहा है? टैक्स वगैरह के थ्रू, टैक्स वगैरह या अदर इनकम जो भी आ तो रहा है पब्लिक से। दैट इज द रीजन ये पब्लिक, और क्योंकि डेमोक्रेसी का सिचुएशन है तो सारा का सारा इनको अकाउंटेबल होता है टुवर्ड्स पब्लिक। दैट इज द रीजन जो गवर्नमेंट ओन करती है उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या इंटरप्राइजेस। सी आप कर सकते हो ज्वाइंट सेक्टर, मीन्स गवर्नमेंट ओन्ड बाय गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में कोई ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वेंचर कैपिटल होते हैं जो थोड़े थोड़े अपना पैसा लगा के करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। ज्वाइंट हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसको ओन कौन करता है? इसका ओन बाय एक तो इसमें प्रोड्यूसर है कोई जो सपोर्ट कर रहा है कि चलो ये काम करना है, प्रोड्यूसर्स प्लस वर्कर जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, और प्लस जो उस प्रोडक्ट को लेके सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर। सो देयर इज ए चांस कि काफी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, लोग होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनने में। इन सभी का ओनरशिप होता है, तो प्रॉफिट और लॉस इनके बीच शेयर होता है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। जैसे एग्जांपल के लिए साउथ इंडिया में कॉइल इंडस्ट्री। सो कॉइल इंडस्ट्री आपने देखा होगा, जो रस्सी बनता है ना, जो कॉइल का मतलब जो कोकोनट होता है उसका जो बाहर का पार्ट है उसको निकालना, उसको
एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाना। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री, ये भी क्या होता है, कोऑपरेटिव बेसिस पे ही चलता है। क्यों चलता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड मतलब कि जिसका रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें भी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉटन इंडस्ट्री को। आप आइडिया लगा लेना, ऐसे ही सारे के सारे पॉइंट तो बनेंगे, किसी जो ज्यादा जिसमें ज्यादा डिस्कशन है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री, तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है हमारा, कॉटन, कॉटन एज ए रॉ मटेरियल, कॉटन एज रॉ मटेरियल। इसका फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट क्या है, क्लॉथ, है ना, क्लॉथ एज फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अगर हम हमारे कंट्री को देखें तो हमारा कंट्री सेल्फ रिलायंट है कंप्लीटली। इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन दिस इंडस्ट्री। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो कॉटन हो, कॉटन भी हम ही लोग उगाते हैं, और कपड़ा बनाने वाला काम है फिनिश प्रोडक्ट हम आसानी से कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्लियर, गुड। इट आल्सो, ना सिर्फ हम अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन देखते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी आल्सो एक्सपोर्ट एंड अर्न फॉरेन करेंसी, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री का, तो एक बात तो क्लियर है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, इट आल्सो क्रिएट अदर इंडस्ट्रीज टू, अदर इंडस्ट्रीज भी क्रिएट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी कपड़े का इंडस्ट्री है तो उसको केमिकल और डाई चाहिए, तो केमिकल एंड डाई इंडस्ट्री अलग, जो इसको बोल लो आप एलाइड सेक्टर, मतलब जुड़े हुए हैं, एलाइड सेक्टर, केमिकल हो गए, डाई बनाने वाला इंडस्ट्री होगा कोई। इसके अलावा जो है मशीन्स वगैरह जिससे वीविंग वगैरह वर्क होता होगा, यानी कि वीविंग मशीन बनाने वाला, मशीन इंडस्ट्री, एंड ऐसे बहुत सारे मशीन इंडस्ट्री। इंडिया में अगर इसके डेवलपमेंट को देखें हम लोग, इंडिया में अगर डेवलपमेंट को देखें तो स्टार्ट होता है 1854 मुंबई में पहला इसका इंडस्ट्री लगा। मुंबई फर्स्ट कॉटन मिल, पहला मिल इस्टेब्लिश हुआ। पर यदि इसके ग्रोथ को हम लोग समझें, किस तरीके से ग्रो हुआ, शुरुआत में क्या है, शुरुआत में देखो ये हमारे कंट्री के ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, मीन्स ऐसा नहीं है कि जो है
कि नया नया इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, इट्स अ ट्रेडिशनल एंड इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत बेहतर टूल था। जैसे शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में इसको बोलते थे हैंडलूम इंडस्ट्री। सो हैंडलूम में क्या होता था, सी इसमें क्या क्या काम है आप देखो। एक होता है स्पिनिंग, पहले आप इसको समझ लो अलग अलग। स्पिनिंग का काम है यानी कि यार्न प्रोड्यूस करना। एक है आपका हैंडलूम या लूम वर्क कह लो, जहां पे क्लॉथ यानी कि फैब्रिक प्रोड्यूस करना। और एक है वीविंग यानी क्लॉथ बनाना, ठीक है, क्लॉथ बनाना। तो ज्यादातर ये तो पूरी तरीके से अटैच होते हैं लगभग, ठीक है, आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, बाकी तो कोई इशू नहीं। तो हैंडलूम इंडस्ट्री ये क्या करता था, एम्प्लॉयमेंट टू हाउस होल्ड लेवल पे ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता था। इसके बाद आता है 18th सेंचुरी में पावर लूम आ जाता है, पावर लूम इंडस्ट्री। मतलब ये भी क्लॉथ ही बना रहा है लेकिन अब मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, सेम यही चीज है। अब यहां पे आप कह सकते हो स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। यहां तक तो सही चल रहा था। होता क्या है कि 19th सेंचुरी से जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों का मील प्रोडक्ट यानी मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट आया, जो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे विच सफर्ड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके कारण हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा परेशानी झेला, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हुए, 2 वर्ल्ड वॉर, बट वर्ल्ड वॉर 1 and 2 इसके कारण जो है डिमांड इंक्रीज हुआ, एंड आवर कॉटन इंडस्ट्री रिवाइव्ड, एक तरह से रिवाइव हुआ और ग्रो करने लगा, ठीक है। बाकी आपको कहानी पता ही है, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यूके वो इन्वॉल्व था वॉर में, तो जो वहां पे बन भी रहा था कपड़ा वपड़ा, वो इंडिया में ना आने के बजाय जो है उधर जाने लगा, ठीक है। ये सारी चीजें। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर हम लोग स्पिनिंग के बारे में बात करें, जहां पे यार्न बनता है, ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब ज्यादातर आपको मिलेगा ये महाराष्ट्र में बनता हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसी जगह पे ये यार्न बन रहे हैं, धागे बन रहे हैं। बट ये वाला जो काम है, स्पेशली हैंडलूम फैब्रिक बनाने वाला काम, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड। इस सेंट्रलाइजेशन के कारण जो यार्न है वो बेस्ट क्वालिटी हमें मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी, बट डिसेंट्रलाइजेशन के कारण इसका प्रॉपर नॉट यूटिलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई अपना हैंडलूम अदर, पावरलूम अदर अलग जगह बना रखा है, कोई कहीं पे बना रखा है, इस तरीके, तो उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता नहीं है ना, बहुत ज्यादा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कॉटन मिल इस्टेब्लिश करना, बट इट रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कई सारे मिल तो इस्टेब्लिश है भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में ग्रो ना करने का रीजन आप समझो, ग्रो ना करने का रीजन, ठीक है। तो ये चीज इवन हमारे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने भी खादी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं।
गांधी जी ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे इनके लिए जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था पीपल लाइवलीहुड। दैट इज द रीजन इन्होंने इस चीज को कहा। सी उस टाइम पे ब्रिटिश क्लॉथ जो था मशीन से बना हुआ उसको बॉयकॉट किया जा रहा था। तो अब सोच के देखो, मार्केट के अंदर क्लॉथ तो चाहिए ही। क्लॉथ के लिए इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोटेड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? मींस आप घर पे ही हैंड स्पिन का यूज करो, हैंड स्पिन, और घर पे ही यार्न बनाओ। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही यार्न बनाओ, इस यार्न का फिर फैब्रिक्स बनाओ एंड फैब्रिक से फिर क्लॉथ बनाओ। इस तरह से, क्योंकि क्लॉथ का डिमांड, आप मार्केट में ब्रिटिश क्लॉथ को बाइकआउट कर रहे हो तो क्लॉथ का तो डिमांड होगा ही। दिस विल गिव्स देम लाइवलीहुड। समझ में आया? दैट इज द रीजन। चीजें ऐसे नहीं होती कि मतलब ऐसे ही उठा के मना कर दिया, उसके पीछे बड़ा कॉज होता है। तो बापू भी हमारे जो है इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। और हमें ये भी पता ही है हमारे कंट्री में पावरलूम और हैंडलूम क्यों ज्यादा बेहतर रहेगा। पावरलूम और हैंडलूम अगर कंपेयर करें मिल से, क्योंकि ये जो है मोर इंप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। पहला चीज, लेस इन्वेस्टमेंट लगता है, लेस इन्वेस्टमेंट, जो भी की डिस्कशन समझ में आया, कम पैसे में काम चल जाएगा। मिल स्टैब्लिश करने में मोर इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मशीन्स वगैरह स्टैब्लिश कर, और लेस एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे कंट्री के लिए जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है अपने लाइवलीहुड के लिए टेक्सटाइल सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है rather than मील इंडस्ट्री। बट किसी को स्टैब्लिश करना कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और एक जूट भी डिस्कस करते हैं टेक्सटाइल में ही। किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने में उसका मतलब कहां पे स्टैब्लिश होगा, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है जियोग्राफिक लोकेशन। तो अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, खासकर क्लॉथ अगर देखें तो ज्यादातर क्लॉथ इंडस्ट्री जो है यहीं पे डेवलप हुआ है, बिकॉज ऑफ, आप कह लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन यहां पे डेवलप हुआ है और यहां पे तमिलनाडु वाले एरिया में। रीजन क्या है? रीजन है एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है एक और, वो एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मार्केट आप अपने कंट्री में भी जो है सेल करो और बाहर भी सेल करो, यहां से ही चाहिए पोर्ट वगैरह की अवेलेबिलिटी। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं जूट इंडस्ट्री की। तो जूट इंडस्ट्री बेसिकली इसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर, इसका बड़ा रोल है। जैसे आप लोगों ने कभी जो अनाज होता है, ग्रेन्स वगैरह के सैक्स वगैरह बनाने में काम आता है, और इसका मल्टीपल यूज है। बट इसका प्रोडक्शन एरिया सिर्फ लिमिटेड है, मींस लिमिटेड एरिया ऑफ प्रोडक्शन। कहां पे? स्पेशली कोस्ट ऑफ हुगली रिवर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है। इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ये प्रोड्यूस होने में भी और प्रोसेसिंग, मींस ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी इसको वाटर बहुत चाहिए, एंड प्रोसेसिंग के लिए भी वाटर इसको बहुत चाहिए। ठीक है, बट हमारे कंट्री का अगर इंडस्ट्री की बात करें, जूट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या हुआ?
तो हमारा जो जूट इंडस्ट्री है, मेजर शॉक इसको मिला, मेजर शॉक अगर बात करें तो ड्यू टू डिवीजन। कोलकाता में 1850s के टाइम पे ही इंडस्ट्री वगैरह स्टैब्लिश होना शुरू हो गया था। अगर डिवीजन नहीं हुआ होता तो ये और भी बेहतर तरीके से ग्रो हुआ, क्योंकि डिवीजन ही बड़ा ही गड़बड़ तरीके से हुआ। जैसे कि 3/4 प्रोडक्शन ऑफ जूट जो है बिकम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजन, चलो प्रोड्यूसिंग रीजन, प्रोडक्शन रीजन पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है। तो हमारा जो मील था यहां का, इसके कारण क्या हुआ, आर जूट मील फेस्ड ह्यूज सप्लाई क्राइसिस, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। पर ठीक है, चीजें ग्रो हुई, प्रॉब्लम जो भी है, बट ये एक मेजर कॉज था हमारे जूट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने का। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये भी हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, जूट बेहतर जूट प्रोवाइड करने का, सैक्स वगैरह बनाना, और इससे रिलेटेड गोल्डन फाइबर से रिलेटेड बहुत सारी आज के टाइम में नए नए प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं एग्रो बेस्ड में, शुगर इंडस्ट्री। नाउ शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो इंडिया जो है दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहला कौन है, पहला बताओ? चाइना नहीं है, पहला ब्राजील है। फर्स्ट कौन है? ब्राजील है। नाउ उसमें भी अगर हम लोग गुड़ और खानसेरी की बात करें तो इसमें तो हम लोग पहले ही हैं, खानसेरी फर्स्ट। अब इसमें खास बात देखो, हमारा जो शुगर इंडस्ट्री है जनरली आपको कोऑपरेटिव मिलेगा, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। उसका रीजन क्या है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शुगर को जो क्रश करने का जो सीजन होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड क्रशिंग सीजन। तो बेहतर है कि इसका कोऑपरेटिव इंडस्ट्री इस तरह से ज्यादा सरवाइव करता है। और एक और मेजर प्रॉब्लम ये झेलता है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर केन में डिक्रीज या रिड्यूस दी सुक्रोज कंटेंट। जो शुगर केन के अंदर सुक्रोज कंटेंट होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के कारण उसका शुगर का जो सुक्रोज है वो घट सकता है। दैट इज द रीजन यूजुअली जो शुगर मिल होते हैं वो नियर शुगर केन प्रोडक्शन। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर बात करें, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी जो कि लगभग 60% ओवरऑल प्रोड्यूस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र, और भी जगह तो होता ही है, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ये सब जगह। अब ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। साउथ इंडिया में क्या हो रहा है? साउथ इंडिया में ग्रो कर रहा है बेहतर तरीके से ग्रो। उसका रीजन ये है कि शुगर केन जो साउथ इंडिया का उसका सुक्रोज कंटेंट हाई होता है, बिकॉज साउथ इंडिया का मतलब ये महाराष्ट्र भी इंक्लूड कर लो। महाराष्ट्र में भी होने का रीजन यही है क्योंकि समुद्र के पास ऐसा क्लाइमेट बन जाता है कि इसको बेहतर तरीके से ज्यादा से ज्यादा शुगर कंटेंट, सो बिकॉज ऑफ हाई सुक्रोज कंटेंट। और जहां पे ज्यादा सुक्रोज कंटेंट है तो उसमें शुगर भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस होगा, अच्छा क्वालिटी का। दैट इज द रीजन इनका जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन साउथ इंडिया, ये ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का क्लास। आधा ये हो चुका है, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। सी
इसमें कहीं कुछ डाउट, कोई पॉइंट, कोई मिस्टेक अगर हो गया है, देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा इंटेंशन यही है कि आप बुक के साथ आराम आराम से बैठ के पढ़ो, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है, यू जस्ट हैव टू गिव टाइम प्रॉपर वे से, ताकि आपका माइंड वर्क करे। एग्जाम तो आप पास कर ही लोगे, नॉट अ बिग डील, बट लर्न करना, हमें जानना, हमें सीखना, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी एनहांस करना है, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक हुआ हो जस्ट हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, उसका सॉल्यूशन कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं कर दूंगा। तो बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू।